हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आप लोगों के लिए दोबारा से प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है और इस एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपको लिए एसएससी सीजीएल का टारगेट बैच लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी सीजीएल की पूरी तैयारी कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हुए हैं, अभी हमने 2023 का पिकअप किया है। 23 में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए थे वो सारे के सारे हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा। अभी आज सेट नंबर जो है 8 है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेकिन बेटा अगर आप करेंगे तो मेरा भी जो मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा, तो मैं आपके लिए अलग अलग ट्रिक्स लेकर आऊँगा, अलग अलग तरीके लेकर आऊँगा। और बिलीव कीजिए, कहने में शायद अतिशयोक्ति हो जाएगी, प्रीवियस ईयर मेरे नोट्स में से बिल्कुल बाहर नहीं गया है। हाँ देखिए, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन वही थे जो मैं बच्चों को पढ़ा चुका था ऑफलाइन बैच के। वही मैं प्रोसेस को अब ऑनलाइन पे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा तभी। चलिए, यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया हुआ है, आपको बताना है रीड द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो गया, सिनोनिम बताना है आपको। इसमें से एक वर्ड दिया हुआ है विजिलेंट। अब विजिलेंट कैसा व्यक्ति होता है, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, सजग हो। जो क्या हो, सजग हो। सजग कौन हो, जो बहुत ज्यादा अवेयर हो, जागरूक हो। कॉशियस का मतलब भी क्या होता है बेटा, सजग होता है। अच्छा, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा होता है। बर्गलर का मतलब कौन होता है, सेंधमार होता है। अच्छा, सेंधमार कौन होता है, जो किसी के घर के अंदर चुपचाप से दाखिल हो जाए, है ना, चोर चक्का। प्रूफ का मतलब क्या होता है, प्रमाण होता है। अब बेटा इजी बताइए क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पे भी सजग लिखा हुआ, यहाँ विजिलेंट लिखा हुआ, यहाँ पे सजग लिखा हुआ, यहाँ कॉशियस लिखा हुआ। कॉशियस इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन। ये भी पहले फाइल में करा चुका था मैं, कॉपी पेस्ट आया है, क्या बोलूँ मैं। चलिए ठीक है। अब देखिए अगला क्या बोला गया, यहाँ पे सिनोनिम बताना है आपको अगेन। देखिए, द केस ऑफ वेन्यूटो इन 2020 is clear example of the constant and complex challenge faced by SIDS. It shows that the how SIDS are dealing with multiple crises. देखिए 2002 के अंदर जो क्राइसिस हुए थे, या 2002 के अंदर जो चेंजेस हुए थे, उसके अंदर SIDS के बारे में चर्चा की जा रही है कि SIDS क्या था और उसके क्राइसिस के बारे में। एट द सेम टाइम हाउ कोविड-19 हैज पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट टू SIDS एक्सट्रीम्स। देखिए, कोविड-19 की घटना को बताया जा रहा है। आपको मालूम है 2019 में 2019 के अंदर कोविड-19 की क्लियरेंस आ गई थी। उसके बाद में 2020 पूरा कवर किया। 2021 में थोड़ा मार्केट ओपन हो पाया था। तो तब तक क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा बंद था। इधर पे एक वर्ड आ रहा है इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक्ड का मतलब क्या होता है वो समझिए। इंटरलिंक का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे में जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे में समाहित हो। ठीक है। अब इसको कैसे प्रॉपर हिंदी करेंगे तो क्या बनेगी, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरलिंक की प्रॉपर हिंदी बन जाएगी अंतर्गठित। क्या बन जाएगी बेटा, जो अपने अंदर ही गठित हो। देखो भाई साहब, हमारे पड़ोस में भी अभी चिल्लाना है इसको। लो, ठीक है भाई साहब, चिल्ला लो, फिर मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी बताऊंगा। मैं अंतर्ग्रथित। ठीक है, एक दूसरे के अंदर शामिल अगर कोई चीज होगी तो अंतर्ग्रथित हो जाएगी। ठीक है। जैसे हम लोग जो जैसे हम लोग क्या करते हैं, चोटी बनाते हैं, बालों को गोते हैं, तो वो एक दूसरे के अंदर शामिल होते, तो अंतर्गठित होते हैं। अच्छा, सीवियर का मतलब क्या था, कोई चीज बहुत ज्यादा भयंकर हो, सीरियस हो। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, निरंतर। अच्छा, फ्री का मतलब तो आपको पता ही है। इंटरलेस्ड वर्ड आ गया, जो हम चाहते थे वही चीज हमको मिल गई। इंटरलेस्ड का मतलब भी क्या होता है, अंतर्गत है। ऐसा करके चोटी बनाई जाती है ना, एक तार को दूसरे तार में मिला दिया, ये जो होता है इंटरलेस्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड आया हैरिंग। अब हैरिंग क्या होता है बताओ बेटा। हैरिंग का मतलब क्या होता है, हैरिंग का मतलब होता है एक लंबा चौड़ा सा भाषण हो। कैसा भाषण हो, लंबा चौड़ा सा भाषण हो, और थोड़ा सा उग्र भाषण हो। लंबा चौड़ा भी हो, साथ में कैसा हो, उग्र भाषण हो। जैसे नेताजी वगैरह जब भाषण देते हैं, नेताजी भाषण देते हैं तो वो कैसा भाषण देते हैं, एक लंबा और उग्र भाषण देना। लंबा और उग्र भाषण देना, उग्र भाषण, यह कहलाता है हैरिंग। ठीक है।
इसमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति होती है कहने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? डी फॉर दिल्ली। बाकी ऑप्शन, एयरप्लेन शेड, क्या एरोप्लेन की जो छांव होती है उसके लिए कोई शेड होती है? नहीं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, कोई बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता तो अति अनुशासित? नहीं बेटा। ब्रेकर ऑफ आइडल्स, जो मूर्तियों को तोड़ता हो? नहीं बेटा। वो तो मूर्तियों को तोड़ने वाला तो नहीं होगा। मूर्तियों को तोड़ने वाला कौन होता है? आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, तो अब ये हमारे पास में दिया गया है हेयरिंग के बारे में। आगे बढ़ता हूँ, नंबर 4 वाले में क्या दिया? देखिए, अरे भैया ये क्या बताऊँ, बहुत इजी दे दिया है बेटा। डिस्पोज के साथ में हमेशा एक ही प्रपोजिशन आता है, ऑफ। कौन सा प्रपोजिशन आता है? ऑफ। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर फाइनल आंसर। अब मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूं मैं। अब देखिए, अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज एक बार आप जाके जो है प्रपोजिशन से रिलेटेड एरर को जरूर देखिए। एसएससी पूछ रहा है प्रपोजिशन से रिलेटेड एरर। अब सर अब बहुत सारे प्रपोजिशन है। अरे बहुत ज्यादा सारे मत कीजिए भैया, प्रीवियस ईयर पे चले जाइए, जहां जहां पे प्रीवियस ईयर के जो जो प्रपोजिशन दिए थे उनको देख लीजिए। अच्छा, डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना या किसी चीज को निदान कर देना। क्या कर देता है? छुटकारा पाना, किसी चीज को मतलब छोड़ देना, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है डिस्पोज्ड ऑफ, इसमें तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। डिस्पोज्ड ऑफ के अंदर क्या हो जाए? किसी चीज से छुटकारा पाना। उसने क्या किया? पुरानी किताबों से क्या करा? छुटकारा पा लिया। ठीक है, उन किताबों से उसको क्या मिल गई बेटा? मुक्ति मिल गई, डिस्पोज्ड ऑफ हो गई। या एक और मीनिंग होता है निपटारा करना। ठीक है, निपटारा करना, कोई पुराना कोई केस चल रहा है उसका निपटारा कर देना, डिस्पोज्ड ऑफ। यही वाला ऑफ आएगा, पेपर में डबल ऑफ वाला मत टिक करना। ऑप्शन नंबर 2 इज फाइनल आंसर। थर्ड पर आइए, क्या दिया हुआ है? द मैनेजमेंट इज नॉट बिवियर ऑफ। अच्छा, बिवियर ऑफ का मतलब क्या था? सावधान। बिवियर ऑफ दिस फैक्ट। मैनेजमेंट इस फैक्ट से क्या था? सावधान नहीं था। अरे भैया, सावधान की बात थोड़ी ना होगी। मैनेजमेंट उस फैक्ट से क्या नहीं था? अवेयर, यानी जागरूक। उस तथ्य से क्या नहीं था? जागरूक नहीं था। अवेकनिंग टू होगा? नहीं होगा। वॉचफुल विद? नहीं होगा। बिवियर टू? नहीं। एक ही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन 1 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग चीजों को। देखिए, अब इसमें एंटेनिम पूछ लिया है बेटा आपसे। क्या पूछ लिया है? एंटेनिम पूछ लिया है। अब एंटेनिम में क्या पूछा है वो देख लीजिए। आपसे पूछा गया है गिव द एंटेनिम ऑफ एफरवेसेंट। वर्ड दिया गया एफरवेसेंट और पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है। सोनाली इज अ बबली केयर फ्री इन कंपैरिजन टू हर सिस्टर मिताली सबड्यूड नेचर। देखिए, बबली जो है, यहाँ सोनाली का जो नेचर है वो कैसा है? बबली है। बबली नेचर का मतलब क्या होता है? चुलबुला नेचर। कैसा होता है? चुलबुली। ठीक है, एंड केयर फ्री। केयर फ्री का मतलब क्या होता है? लापरवाह। लापरवाह। ठीक है, कैसा नेचर है? कि लापरवाह नेचर है। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना। ठीक है, टू हर सिस्टर, किसकी कंपैरिजन में? उसकी सिस्टर की। और उसकी सिस्टर का नेचर कैसा? सबड्यूड नेचर। सबड्यूड नेचर का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो मतलब गुमसुम सा रहता हो, अधीन रहता हो किसी के। सबड्यूड का मतलब क्या होता है? अधीन रहना या अधीन करना, मतलब कम बोलना, ज्यादा नहीं होना। अब यहाँ पर ये एफरवेसेंट का अगर मीनिंग आपको पता हो, यहाँ चारों ऑप्शन के मीनिंग बता दिया, अगर एफरवेसेंट का मीनिंग पता चल जाए तो आप आसानी से कर जाएंगे। एफरवेसेंट का मतलब होता है उत्तेजित करना, या आप ऐसा मान सकते हैं जो बुलबुला होता है पानी का। पानी का जो बुलबुला होता है बेटा, वो एफरवेसेंट के रूप में ही काम करता है। तो ये उत्तेजित करना है, यानी ये प्लस कर रहा है। अब इसको माइनस बनाना है हमें, तो क्या हो रहा है? व्यक्ति कैसा हो रहा है? सबड्यूड हो रहा है, यानी अधीन हो रहा है, शांत रहता है। एक बच्चा बहुत ज्यादा उद्यमी है और दूसरा बच्चा शांत बैठा रहता है। ऑप्शन 3 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 पर आता हूं। 7 क्या बोल रहा है? ही वॉज अनकंफर्टेबल एट द स्पोर्ट्स इवेंट। अनकंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? असहज। असहज। उसको वहां पर कैसा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? असहज महसूस हो रहा है, यानी परिस्थिति के अंदर वो ढल नहीं पा रहा है। ठीक है, अच्छा, अनकंफर्टेबल यानी जो आरामदायक ना हो। जो आरामदायक ना हो। आरामदायक ना हो, अनकंफर्टेबल। ठीक है, हमको इसका निकालना है कंफर्टेबल।
पहला दिया ट्रबलसम यानी परेशानी, परेशानी। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है, भद्दा, ठीक है। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, कठिन। और ईजफुल का मतलब होता है आसान या आरामदायक। क्या होता है, आसान। एक मिनट साफ साफ लिखूँ ना थोड़ा सा, ये अरे महाराज मिट जाओ, क्या गड़बड़ होगी आपको, नहीं मिटोगे, ठीक है मत मिटो। देखो ईजफुल का मतलब क्या होता है, आसान या आरामदायक। आप आसान बना लीजिए, आरामदायक भी हो सकता है इसका मीनिंग। फिलहाल अगर ऑप्शन को देखें तो अनकंफर्टेबल मतलब माइनस और ईजफुल मतलब प्लस, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है, जो आरामदायक ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। 8 क्या कह रहा है, 8 में आपको एंटेनिम बताना है, और कौन से वर्ड का एंटेनिम बताना है, फिल्थी का। हिज हाउस वाज फिल्दी विद पेपर्स ईटेबल एंड स्ट्रूएन एवरीवेयर। तो देखिए उसका जो कमरा था कैसा था, पेपर से बड़ा हुआ था और भोजन की वस्तुओं से भरा हुआ था जो इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी। फिल्दी का मतलब होता है गंदा या गंदगी, क्या हो जाता है, गंदगी या गंदा, ठीक है। अब इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। आपने मैथमेटिक्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो मैथ, मैथ्स के अंदर एक इंटीग्रल आता है, क्या आता है, इंटीग्रल आता है मैथ के अंदर। तो वो इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है बताएंगे जरा मेरे को। यानी किसी चीज से क्या हो जो समाकलन करता हो, एक दूसरे से जुड़ता हो या अभिन्न हो, क्या हो, अभिन्न, इंटीग्रल। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है बेटा, डिग्निफाइड का मतलब होता है अभिमानी। कैसा बच्चे, थोड़ा सा मैं हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है मेरी, अभिमानी। क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ। और बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर, ठीक है बेटा। तो अब क्या आंसर बनेगा, देखो ऊपर गंदगी दिया हुआ है, तो आंसर बताइए बेटा यहाँ पर क्या हो सकता है। गंदगी का उल्टा क्या बनेगा बेटा, क्लीन बनेगा। आई थिंक सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, बिल्कुल सही बेटा। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे एंटोनिम पूछा गया है, वर्ड पूछा गया है सोफिस्टिकेटेड का। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल, क्या होता है, जटिल। अब सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द ट्राइब्स हैड नो एक्सेस टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ट्राइब्स मतलब जनजातीय लोगों के पास में आधुनिक, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक, आधुनिक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, तकनीक। एंड रिसोर्स, सॉरी, और रिसोर्स एंड हैड टू रैली ऑन। रैली ऑन का मतलब क्या होता है, एक बात ध्यान रखो, मोस्ट रिपीटेड है ये, रैली ऑन। रैली ऑन का मतलब होता है आश्रित होना, किसी के ऊपर क्या होना, आश्रित होना, डिपेंड होना किसी के ऊपर, क्या होता है, डिपेंड। तो रैली के साथ में हमेशा कौन सा प्रपोजिशन आता है, ऑन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, पुराने, पुराने टाइम के जो टूल होते हैं, प्रिमिटिव टूल्स एंड टेक्निक फॉर सर्वाइवल। देखिए जो ट्राइब्स हैं उनके पास में आज भी आधुनिक हथियार नहीं है, आधुनिक तकनीकें नहीं है, उनको प्राचीन, पुरानी जो तकनीक है उस तकनीक का ही आज भी उसको प्रयोग करना पड़ रहा है, शिकार के लिए या किसी चीज के लिए। तो बेटा ये जो सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा बेटा, एक मिनट थोड़ा सा और क्लियर कर लूँ मैं इसको। सोफिस्टिकेटेड का मतलब हो जाएगा, ये प्राचीन है, ये जटिल है। यहाँ पे प्रिमिटिव का एक मीनिंग और कर सकते हैं आप, प्राचीन से ये सोफिस्टिकेटेड मान सकते हैं कि जो अभी अपने लिए, जो अपने वर्तमान समय का है। और प्रिमिटिव क्या हो जाएगा बेटा, पुराने समय का हो जाएगा, जो प्राचीन टाइम का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मीनिंग को देखा जाए तो सोफिस्टिकेटेड से जटिल तो मीनिंग निकलेगा, लेकिन यहाँ पर प्राचीन जो पद्धति थी वो आसान थी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, जटिल है। देखिए हमको यहाँ पे क्लोज मीनिंग बताया गया है। एक जनजाति का, एक जनजातीय, एक कोई आदिवासी बंदा है, तो अब अगर उस आदिवासी बंदे को हम नई टेक्नोलॉजी दे दें, मोबाइल दे दें यूज करने के लिए, तो मोबाइल उसके लिए क्या होगा बताइए, इजी होगा कि टफ होगा। फिलहाल तो उसके लिए टफ है, अब वो चलाने लगेगा, बाद में रील्स वगैरह वो बनाएगा तो उसके लिए इजीनेस हो जाएगी। इस चीज को सिचुएशन में ध्यान में रखते हुए हमारा आंसर प्रिमिटिव ही लगेगा। क्लोज आंसर है, बहुत ध्यान से लगाना। मुझसे भी गलती हुई थी पेपर के अंदर, ये आपसे गलती ना हो। आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद पेपर को लगाता हूँ, इसमें मेरा ये वाला नंबर कट गया था, यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड जल्दबाजी में कट गया था वो भी। चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ, क्रिस्प एंड क्लियर बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। बोला गया टू प्राइम द पंप। टू प्राइम द पंप के अंदर देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, अधिक
पूंजी लगाकर, अधिक पूंजी लगाकर उद्योग को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ठीक है। प्राइम द पंप, कोई पुराना पंप है उसको प्राइम कर रहे हैं, यानी उसको बहुत महत्व दिया जा रहा है और उस बिजनेस को हम दोबारा से पूंजी लगाकर उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनको जैसे कोई बिजनेस खोलना होता है तो वो दम से प्रचार करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रचार करते हैं। तो देखो वो क्या कर रहे हैं, एनकरेज द ग्रोथ एंड एक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज की ग्रोथ और उसके कार्य को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। टू यूज अ पंप एफिशिएंटली, नहीं बेटा ये नहीं होगा। मैनिपुलेट समवन टू अचीव सक्सेस, अचीव सक्सेस, किसी के दिमाग को मैनिपुलेट कर देना है सफलता प्राप्ति के लिए, नहीं बेटा। आस्क अदर टू बी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होने के लिए दूसरों से पूछना, नहीं बेटा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। अगला क्या दिया हुआ है, बैक अगेंस्ट द वॉल। बेटा आइडम पूछा गया आपसे, इडियम्स पूछा गया, इसका मीनिंग आपको देखना पड़ेगा। बैक अगेंस्ट द वॉल, तो एक एक करके पढ़ते हैं। टू बी इन रिलेशन विद, वन वांट्स टू एस्केप, है ना, ऐसे रिलेशनशिप में जहां से आपको बच के निकलना हो, ऐसी कोई स्थिति हो। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम एस्केप इज डिफिकल्ट। अच्छा थोड़ा सा मैं क्लियर कर, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, कठिन परिस्थिति में होना, कठिन परिस्थिति में होना, कठिन परिस्थिति में होना जहां से बच, कहां पे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, निकलने का कोई रास्ता ना हो, ना हो। ठीक है, बचना बहुत मुश्किल हो जहां से, बैक अगेंस्ट द वॉल, है ना, ऐसी स्थिति हो। तो देखिए टू बी इन रिलेशन विच वन वांट्स टू एस्केप, ऐसा एक रिश्ता जिसमें हर कोई, जहां से व्यक्ति बाहर निकलना चाहता हो, नहीं बेटा। टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, एक ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर बचना न मुश्किल हो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेता हूँ। टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज इजी, एक ऐसी परिस्थिति जहां से निकलना आसान हो, नहीं बेटा कठिन की बात हो रही है। टू बी इन इजी सिचुएशन, एक आसान परिस्थिति में, फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट, जहां से निकलना मुश्किल, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर फाइनल आंसर बेटा। देखिए अच्छे से पढ़िए आप, सिलेक्शन होता है, 100% होता है, आप हार मत मानिए। कई बच्चे हार जाते हैं, अब आपने उतना स्ट्रगल तो कर ही लिया, थोड़ा सा और स्ट्रगल कर लो बेटा, सिलेक्शन होता है ना। नहीं हुआ लास्ट टाइम पे, नहीं हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसा भी कोई डाउट आए, आपको मैंने टेलीग्राम दिया हुआ, अपना लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल की लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आप मेरे से पूछिए बार बार। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मैं कैसे बताऊंगा बेटा। ठीक है, देखिए बोला गया पर्सन हु कंपाइज डिक्शनरी, स्टार प्लस कर लीजिए भैया इसको। तो एसएससी का पसंदीदा क्वेश्चन, पसंदीदा क्वेश्चन, ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को बनाता हो, शब्दकोश निर्माता। डिक्शनरी को बनाने वाले को क्या बोलते हैं, शब्दकोश निर्माता। यही इसका आंसर है पहला वाला। बाकी चीजों को भी देख लेते हैं। प्लेगरिस्ट क्या होता है, ये होता है लेख, साहित्यिक चोरी। ये कैसी चोरी होती है, साहित्यिक चोरी। इसमें क्या करते हैं, किसी के कॉपीराइट्स वाले मटेरियल था, उसको चुरा लिया और अपना खुद का डेटा छाप दिया उसके ऊपर। साहित्य में से किसी की कहानी थी, किसी का साहित्य था, एक राइटर ने दूसरे राइटर की कहानी में से कुछ चुरा लिया, तो वो प्लेगैरिज्म कहलाता है। आइकनोक्लास्ट क्या होता है, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। अभी आया था ना पीछे वर्ड, आइकनोक्लास्ट मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ देते हैं। भारत में कई सारे आक्रांता आए जिन्होंने भारतीय सभ्यता को खत्म करने का प्रयास किया, मूर्तियों को तोड़ा, तो आइकनोक्लास्ट हो गया। बिब्लियोफिल का मतलब क्या होता है बेटा, बिब्लियोफिल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। कौन होता है ये होता है पुस्तक प्रेमी होता है, पुस्तक प्रेमी, पुस्तकों से इसको बहुत प्रेम होता है। हमारा आंसर पहले ही आ चुका है, आंसर ए फॉर ऑप्शन 1 लेक्सिकोग्राफ। चल मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ूंगा मैं। A detailed description of a series or the real or fiction event taking place over a long period of time. One word substitution बताना। एक ऐसा कहानी या ऐसी रियल कहानी या एक ऐसी काल्पनिक कहानी
जो लंबे समय से चली आ रही है, दादी नानी के टाइम से कोई कहानी चली आ रही है, ठीक है, वो कहानी दादी ने अपनी दादी से सुनी थी, फिर हमको सुना दी, फिर नानी ने सुनाई हमको, तो ये जो सिचुएशन होती है इसको क्या बोला जाता है? समझें। पहला, विटनेस का मतलब क्या होता है? गवाह। क्या होता है विटनेस का मतलब? क्या होता है बेटा अपने पास में? विटनेस का मतलब होता है गवाह। अच्छा, जर्नल का मतलब क्या होता है? पत्रिका। कोई छोटा सा जर्नल हो, कोई पत्रिका हो, ठीक है। केस स्टडी का मतलब सभी को पता है, केस को पढ़ना, कोई मामला हो गया, कोई मसले को अध्ययन करना, तो यही हो जाएगा, कोई मामले को अध्ययन करना, अध्ययन करना, ठीक है। अच्छा, सागा का मतलब क्या होता है? कथा। तो हम कथा सुनाते हैं, तो सागा है बेटा, ये क्या है? सागा। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखिए इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला आ गया है। इनकरेक्ट स्पेलिंग को लेकर इसको सुधारा कैसे जा सकता है? इसका एक ही तरीका है, न्यूज़पेपर रीडिंग। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को रीड करें, जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर को रीड करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप मोबाइल पर, जैसे आपको बॉलीवुड का या बॉलीवुड की मूवीज का देखने का बहुत शौक है, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हिंदी टॉपिक्स ना पढ़ें, उनके इंग्लिश टॉपिक ही पढ़ें। आपको कंप्यूटर्स में कुछ पढ़ना है तो उसके इंग्लिश टॉपिक ही पढ़ें, उसमें रिलेटेड जो वोकेबलरी आएगी उसको पढ़ने पर आपको समझ में आएगा स्पेलिंग करेक्ट है कि किस तरीके से इनकरेक्ट स्पेलिंग या मिस स्पेल्ड को करना चाहिए। लास्ट बेंच स्टूडेंट आर मिस्टीरियस बाय नेचर। अब यहाँ पे जो वर्ड है मिस्टीरियस, इस वर्ड को 4 बार लिख दिया, 1 2 3 4। अब आपको मिस्टीरियस की स्पेलिंग पता होना चाहिए, पहले मिस्टीरियस का मतलब समझ लीजिए। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्य, एक ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल रहस्य बन चुका है, ठीक है। तो मिस्टीरियस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा भैया, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा वर्ड स्पेलिंग को देखिए और आगे बढ़ जाइए, लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं। देखिए दोबारा से आपके पास में इनकरेक्ट स्पेलिंग आ गई है। इनकरेक्ट स्पेलिंग को आपको समझना पड़ेगा, गलत स्पेलिंग दी गई है उसको ढूंढना पड़ेगा आपको, तो ढूंढना चालू करेंगे। नंबर 15 वाले क्वेश्चन में कैसे क्या करना है देख लीजिए। पहला वाला तो स्पेलिंग सही है। ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है बेटा? सौभाग्यपूर्ण। क्या होता है? सौभाग्यपूर्ण। अच्छा, प्रोफेन का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए मेरे को। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन का मतलब होता है मिलावट करना। क्या होता है? मिलावट करना। और यहाँ पर जो स्पेलिंग है ना प्रोफेन की, ये गलत दी हुई है। पहले तो इसकी स्पेलिंग को मैं करेक्ट करूंगा। प्रोफेन की स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है, प्रोफेन, ठीक है। प्रोफेन की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? PROFANE, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रोफेन है इसका मतलब होता है मिलावट करना। क्या होता है? मिलावट करना। लाफेबल का मतलब क्या था? हंसने योग्य या मजाक योग्य, हंसने योग्य, किस पास आ जाए। रीजनेबल का मतलब क्या था? उचित, उचित मूल्य, रीजनेबल था। आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है, यही फाइनल आंसर होगा। बाकी सबकी स्पेलिंग सही है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्रोफेन, ठीक है। आगे बढ़ू मैं। इसका मतलब क्या था? अपवित्रीकरण करना होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, आपको क्वेश्चन नंबर 16 को टारगेट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस फॉर्म में ऐसा सेंटेंस का चयन करना है जो पास्ट टेंस फॉर्म में आ रहा हो। द डिक्लेरेशन विच कम बेटा प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस आर, प्रेजेंट टेंस है अगेन ये, नॉट डिपेंडेबल। अब आपको क्या करना है? इसकी पास्ट फॉर्म देखनी है। देखिए ये दो वर्डों को टारगेट करो, कम प्रेजेंट टेंस है, कैंसिल हो गया। थर्ड वाला देखिए, थर्ड में विल लगा हुआ है, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर आप सेकंड वाला देखिए तो पास्ट टेंस है, इसको होल्ड करके रखते हैं थोड़ा सा। फोर्थ वाले में भी पास्ट टेंस है, इसको भी होल्ड करके रखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द ट्रैफिक वर, यहाँ पे वर लगा हुआ है, यहाँ पे आर लगा हुआ है। देखिए ये प्रेजेंट सिचुएशन है, वो पास्ट सिचुएशन है। हमको चाहिए क्या बेटा? हमको पास्ट टेंस ही तो चाहिए, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, देखिए प्रीवियस ईयर में इनको किया जा सकता है। एटलीस्ट जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं बेटा, बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप ये सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, मेरा मानना है कि आप गलत सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर आप प्रीवियस ईयर में जाएं
और प्रीवियस ईयर अगर आपने 3 साल का डेटा कर लिया बेटा, केवल 3 साल का अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो बिलीव कीजिए आपका इंग्लिश के अंदर करीब 18 और 17 मार्क्स आपके आ सकते हैं। और बेटा इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 18 आ जाए, 17 आ जाए, 18, 19, 20 आ जाए तो ठीक है, दैट इज ओके। ज्यादा भी आ जाए तो और अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनको तो ज्यादा ही आने चाहिए, उनको तो इंग्लिश अच्छा होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो ये सब चीजें हमको समझना पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए कितना फ्री हिट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आर्टिकल का आ रहा है, आप देख रहे हैं लगातार ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रॉपर आर्टिकल का यूज आना चाहिए आपको। मैं थोड़ा सा आपको हिंट करूंगा, अगर आ से लेकर अंघा तक का साउंड आएगा तो एन का यूज करिए, का से लेकर ज्ञा तक का प्रोनाउंसिएशन आए तो ए का यूज करिए, ठीक है। ओल्ड मैन, ओ की आवाज आ रही है, और मैंने क्या बोला था, जब आ से लेके अंगा तक आए, छोटा ओ बड़ा ओ, ये आ से लेके अंगा तक है तो एन का यूज होना चाहिए, पहला वाला कैंसल आउट हो गया। इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म, तो रूल ये कहता है कि अगर नाउन आ जाए और नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ जाए तो उसमें आर्टिकल जरूर आना चाहिए, तो ये भी कैंसल। इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट द मेमोरी ऑफ, इट इज द यूनिफॉर्म बट द मेमोरेबल थिंग फॉर मी, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए एक थोड़ा सा एरर इसमें क्या बन रहा है, यहाँ पे नाउन आ रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है, यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है, दैट इज ओके, ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए मेमोरेबल बेटा एक एडजेक्टिव है, और थिंग बेटा क्या है हमारे पास में नाउन, जिसमें एबल लग जाता है ना वो एडजेक्टिव फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। रीजन, रीजनेबल, ठीक है। अच्छा नाउन फॉर्म भी कभी कभार हो सकता है, वो देखा जाता है किस सिचुएशन में बने। अभी देखिए यहाँ पर ये आ रहा है नाउन, ये आ रहा है एडजेक्टिव, और ये आ रहा है आर्टिकल, और आर्टिकल भी क्या आ रहा है, एन आर्टिकल आ रहा है, तो गिवन सेंटेंस ये वाला सही है। मेमोरेबल आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, और ये नाउन है। नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल चाहिए, सारी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। मैं यहाँ से फालतू कचरा हटा देता हूँ, जरूरत की चीज को देख लेंगे। ऑप्शन डी किस में है वो देखिए, कहाँ पे लिखा ऑप्शन डी, फोर्थ में ही है, हमारा आंसर फोर्थ होता है, ठीक है। मेन जो कंटेंट है इसको करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसने फॉर्मेशन को, ये बॉक्स वाली चीज को जरूर आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। पेन एंड पेपर लेकर बैठा करें जब भी आप पेपर करने बैठा करें, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी करूँ मैं, क्योंकि मेरे लेक्चर थोड़े लंबे हो जाते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं ना। लेकिन बेटा ध्यान रखना, लेक्चर लंबा जरूर है लेकिन आपको एक एक शब्द को मैं क्लियर करूंगा। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं हूँ टाइम पास के लिए नहीं बैठा हूँ बेटा, मैं यहाँ सिलेक्शन के लिए बैठा हूँ। यहाँ से बच्चा जब निकले तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में वो लिखे कि सर आपने इंग्लिश पढ़ाया, वो मेरे पेपर में आया। देखिए 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। जीके को साइड वाइज कर दीजिए, कितना भी पढ़ लोगे कभी कवर अप नहीं हो पाएगा। स्कोरर कौन कौन से होते हैं, मार्क जिसमें ज्यादा मार्क हो सकता है, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 2 सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, मेरा एक पर्सनल व्यू है, क्योंकि इनमें प्रीवियस ईयर का ज्यादा महत्व होता है। और इंग्लिश में भी आपको लग रहा है कि इधर उधर से वॉकैब पूछेंगे, अरे बिलीव कीजिए बेटा नहीं पूछते हैं, पुराना नहीं पूछते, इधर उधर का पुराने ही पूछते हैं ज्यादातर। और कुछ अगर एक आध वर्ड नया आ गया तो वो सभी के लिए नया है ना, आपके लिए थोड़ी नया है यार वालों का। द रिवर फ्लोइंग, अब भैया रिवर क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है, तो बच्चा बता देंगे आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा ग्रामेटिकल एरर 18 वाले में। 18 का जो ग्रामेटिकल एरर हम निकालेंगे तो देखिए, द रिवर इज फ्लोड, नदी को बहाया जाता है, नहीं बेटा, इज फ्लो तो बनता ही नहीं है, वाज फ्लोइंग भी नहीं बनेगा। नदी क्या होती है, बहती है, किसके नीचे से बह रही है, ब्रिज के नीचे से बह रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 8। चलिए अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस आ गया, मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा, फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। ये मैंने 8 पेपर सेट कराए थे, ये 8 नंबर का जो पेपर सेट चल रहा है, इस पेपर सेट के अंदर अगर मैं देखूं 8 पेपर सेट में से ये सेकंड टाइम है जब ये कंटिन्यूस टेंस वाला आया है। 8 पेपर सेट हो गए, 8 में से 2 पेपर सेट में ये आ चुका है। मैं यहाँ पे वर्क की फोर्थ फॉर्म बनाऊंगा। वर्क की फोर्थ फॉर्म का मतलब समझते हैं क्या होता है, ये आईएनजी जो लगा है वर्क की फोर्थ फॉर्म है। आई एम गोइंग टू मेक द पैसिव वॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू पिक अप द ऑब्जेक्ट, हियर ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, thereafter is mr should be used. Now verb, due to the verb fourth form we are going to make it into being. Now verb third form should be applied.
रिमेनिंग पार्ट बाय प्लस सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। पूरी चीज में से हमको इंपॉर्टेंट क्या चीज देखनी है, इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म, इज एम आर के साथ में बीइंग और थर्ड फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट टिप है हमारे लिए। आप सिर्फ ये देखिए कि ऊपर इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म लगी है, आपको ये देखना है कि इज एम आर के साथ में बीइंग किस में आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है, नहीं आ रहा, दूसरे वाले में आ रहा है, नहीं आ रहा, तीसरे वाले में आ रहा है, नहीं आ रहा, फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ इज अवर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, पूरा पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं हो रहा, तो बस ये जो इसमें आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में इनको देखते जाइए। अब ये स्टार प्लस बनाएंगे बेटा, क्यों बनाएंगे पूछो ना। सबसे ज्यादा बार अभी तक जो मैंने पेपर सेट देखे हैं प्रीवियस ईयर में, सबसे ज्यादा बार बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस अगर पूछा गया है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही पूछा गया है। और मेरे को पूरा भरोसा है एसएससी के ऊपर, ये अगेन पूछेगा इसी तरह के क्वेश्चन, अगेन ये यही इसी तरह का रिपीटेड क्वेश्चन पूछेगा और आपको पहचानना। द ऑडियंस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने पूरा बना दिया, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस में बदलती है, ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए। अब देखिए हर परफॉर्मेंस था उसको क्या करेंगे पहले, या तो द परफॉर्मेंस आ गया भैया, द परफॉर्मेंस क्यों होगा, ऊपर हर परफॉर्मेंस लिखा है, नहीं यहाँ पे भी दा लगा हुआ है, ये भी कैंसिल, यहाँ द ऑडियंस हो गया यार, परफॉर्मेंस को पहले आना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, ऑब्जेक्ट किस में पहले आ रहा है, इसमें। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर आंसर। बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार, वाज वर आ रहा है सर, वाज आ रहा है सर, थर्ड फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है सर, बाय आ रहा है, बाय आ रहा है, और ऑडियंस का भी यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर फाइनल आंसर। हाँ भैया, अब आ गए हैं, ये है भाई साहब लड़ाई, अब है लड़ाई, ये है वो पैसेज जिसके अंदर पूरी इंग्लिश लग जाती है, पूरा ज्ञान लग जाता है, पूरी दम लग जाती है। ठीक है, घबराएंगे नहीं, सिलेक्शन होते हैं, लोगों ने किए हैं, लोगों के हुए हैं सिलेक्शन, डटे रहे मैदान। रेडविंग हैड रीड डैश दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे। देखिए एक रेडविंग नाम के कैरेक्टर, उन्होंने अपने एक फेमस राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे को पढ़ा है। हैड बीन आस्क्ड व्हाट वाज द डैश बेस्ट फॉर अ नोवेलिस्ट, कौन से पूछा गया कि भाई उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, मतलब क्या एक नोवेलिस्ट के लिए क्या बेस्ट रहता है। तो पहले वाले में पूछा गया है रेडविंग हैड रीड, रेडविंग ने कहीं पे पढ़ा था, यहाँ पर रीड नहीं पढ़ेंगे, इसको रेड पढ़ेंगे, कहीं पे उन्होंने पढ़ा था कि, कहाँ पर पढ़ा था, कहीं पर। नेग्लिजेंटली का मतलब क्या होता है, लापरवाही, लापरवाही नहीं, ये नहीं। होलसम का मतलब क्या होता है, पौष्टिक, पौष्टिक या संपूर्ण। ठीक है, केयरलेस का मतलब लापरवाह। अब देखिए वो बोल रहा है मैंने कहीं पे पढ़ा है, क्या बोल रहा है, मैंने कहीं पर पढ़ा था, कहीं पर, समवेयर। ठीक है, कहीं पर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसके अंदर आ जाएगा, समवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे, सेकंड वाला बताना है। बोला गया है कि हेमिंग्सवे हैड बीन आस्क्ड दैट व्हाट वाज द बेस्ट फॉर द नोवेलिस्ट, एक नोवेलिस्ट के लिए क्या अच्छा होगा, क्या प्रकृति, नेचर फॉर नोवेलिस्ट, नहीं बेटा ये तो मेरे को लग नहीं रहा, ये आंसर नहीं होगा। मेंटेनेंस मतलब रख रखाव, नोवेलिस्ट के लिए क्या रख रखाव अच्छा होगा, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। मेडिकेशन का मतलब क्या होता है, दवाई, क्या दवाई अच्छी होगी, नहीं बेटा। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब तो ट्रेनिंग ही होता है बेटा। ठीक, तो वो बोल रहा है कि एक नोवेलिस्ट के लिए क्या बेस्ट रहेगा, दवाई तो नहीं होगी, प्रकृति भी नहीं होगी, मेंटेनेंस रख रखाव, अगर किसी वस्तु का रख रखाव करता है तो फिर हम मेंटेनेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ट्रेनिंग बनेगा। क्यों बनेगा, बेस्ट ट्रेनिंग क्या है एक लेखक के लिए, कि वो लिखे चीजों। ठीक है, तो इसमें ट्रेनिंग ऑप्शन। नंबर देखेंगे नेक्स्ट, ही हैड सेड, उसने कहा था, एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, और क्या जवाब आया, ऐसा बच्चा जिसका बचपन क्या हो, बहुत ज्यादा दुख में हो, वो व्यक्ति को, वो एक अच्छा लेखक हो सकता है। कैसे, रेड विंग हैड एंजॉयड अ फाइन टाइम ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप का मतलब क्या होता है, बढ़ना, है ना, बच्चे की उम्र का बढ़ना, ग्रोइंग अप, बट ही, देखिए बढ़ रहा था, अच्छा समय तो है, बट हमेशा नेगेटिव एसेंस को बताएगा बाद में, पहले पॉजिटिव आएगा फिर बाद में नेगेटिव। बट ही डैश इफ दिस, बट ही डैश इफ दिस
होल, अच्छा एक मिनट पूरा पढ़ना पड़ेगा। होल डैश वाज अनफोल्डिंग मोर लाइकली अ नोबल। अच्छा, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर ऑप्शन नंबर 4 को भी मैं चेक कर लूँ एक बार 24 को, तब मैं थोड़ा सा मीनिंग निकाल पाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा 23 का वो क्या बनेगा, 23 में हो जाएगा कि वंडर का यूज होगा। वंडर का मतलब क्या था, आश्चर्य। अब मैं थोड़ा सा मीनिंग बताऊं इसका। रेडविंग को बचपन का समय बहुत अच्छा था, लेकिन उसके लिए नोबल्स को पढ़ना एक आश्चर्य से कम नहीं था, उसके लिए एक आश्चर्य की बात है। वेस्ट का मतलब क्या होता है, बेकार। अच्छा, वेल्डेड का मतलब क्या होता है, वेल्डिंग करना, है ना। क्या होता है वेल्डेड का मतलब, जोड़ देना। वेंडर का मतलब क्या होता है, भटकना, इधर उधर। तो बच्चे के लिए क्या होगी, आश्चर्य की बात होगी। एक लेखक होता है, दूसरे लेखक से बात कर रहा है, तो वो आश्चर्य में पड़ेगा उसकी बातों को जानकर। इफ दिस होल, अगर ये सारी की सारी जो पूरी की पूरी जो बात हो रही है उसको अगर सही समय से समझ लिया जाए, तो पहले सारे मीनिंग समझिए। परिशुद्ध, पहला मीनिंग क्या हो जाएगा, परिशुद्ध हो जाएगा, कोई चीज को साफ कर देना। एक्सपीडिशन का मतलब क्या था, मुहिम, यानी खोज भी कह सकते हैं आप, किसी की खोज में निकल जाना, खोज में निकलना, खोज में निकलना। जानने की इच्छा रखना, खोज में निकलना। एग्जास्परेशन का मतलब क्या होता है बेटा, गुस्सा। और एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, आशा। तो देखिए, फोल्डिंग दिस होल डैश वाज अनफोल्डिंग द मोर लाइकली अ नोबल। देखिए अनफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, उजागर करना। अब कोई चीज उजागर कब होगी बताइए जरा, कोई चीज उजागर कब होगी, जब उसके बारे में सोचा जाएगा, जब उसके बारे में खोज की जाएगी, जब उसके बारे में हम किसी प्रकार की मुहिम चलाएंगे। तो एक लेखक के लिए किसी चीज की खोज करना वो एक एक्सपीडिशन होती है, एक मुहिम होती है, और वो कंटिन्यू खोज करता रहता है और आश्चर्य में भी पड़ता है कई बार वो खोज करते करते। एंड वुड बी डैश ऑन वन पर्सन एंड वन कैरेक्टर द गाय इन चार्ज हिम। मे बी यू गॉट अ हैप्पी चाइल्डहुड देन अनहैप्पी एडल्टहुड। हो सकता है, अब दोनों लेखकों का संवाद हो रहा है, बोल रहा है कि एक अच्छा लेखक जब ही हो सकता है जब उसका बचपन खराब हो, तब वो एक अच्छा लेखक बन सकता है। बचपन खराब होने से मतलब ये है कि ऐसा बच्चा जिसने दुख दर्द को देखा है, तो वो अपनी कलम से उसको उतार सकता है, लिख सकता है। ठीक है। और कभी कभार अब दूसरी बात भी आ रही है, जरूरी नहीं है कि बचपन खराब हो सकता है बचपन अच्छा हो, लेकिन उसकी जो जवानी है, उसका जो एडल्टहुड है वो खराब हो। एंड दैट इज हाउ नोबल वर्क, और ऐसा ही नोबल में होता है। देखना, हीरो का बचपन खराब होगा और जवानी अच्छी होगी, या बचपन उसका अच्छा होगा तो जवानी खराब होगी। तो ऐसी सिचुएशन होती है माइनस प्लस वाली, तभी तो एक नोबल अच्छा लगता है। तो अब ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। पहला वर्ड क्या है, ब्लूम। ब्लूम का मतलब क्या होता है, खिलना, फूल की तरह खिलना। कैसा खिलना, फूल की तरह खिलना, फूल की तरह खिलना। ठीक है, फूल की तरह खिलना। अच्छा, ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है बेटा, सौभाग्यशाली। किसी को सौभाग्य दिया गया तो सौभाग्यशाली, ब्लेस्ड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड। बेस्ड का मतलब होता है आधारित। और ब्लेम का मतलब क्या होता है, आरोप करना, आरोप लगाना। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक नोबल किसके ऊपर आधारित होता है। अगर बचपन बुरा है तो जवानी अच्छी है, जवानी अच्छी है तो बचपन बुरा है। तो यही स्टोरी पे बेस्ड होता है, क्या होता है, आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये मैंने सेट नंबर 8 आपको करा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ मेरे को वो टॉपिक जरूर मेंशन कीजिए कमेंट के अंदर कि सर हम इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो वो सारे टॉपिक मैं लेकर आऊँगा। सर मैं ग्रामर पे चाहता हूँ, सर मैं वोकैब पे टॉपिक चाहता हूँ, या सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर करें। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।